अकबर, बीरबल और नौकर के गायब होने का राज। सवेरे का वक्त था। लाल किले की दीवारों पर हल्की धूप पड़ रही थी। महल के बाहर सैनिकों की कदम ताल, अंदर रसोइयों की हलचल और बीच बीच में तुर्की कबूतरों की आवाज, सब मिलकर हमेशा की तरह एक शांत लेकिन व्यस्त माहौल बना रहे थे। लेकिन उस दिन अकबर के महल में हलचल कुछ ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि बादशाह के सबसे भरोसेमंद नौकरों में से एक, जिसे सभी शमसू नाम से जानते थे, अचानक गायब हो गया था। शमसू कोई साधारण नौकर नहीं था। वो शांत, भरोसेमंद, ईमानदार और कम बोलने वाला इंसान था। उसने महल में 12 साल सेवा की थी। न कभी छुट्टी मांगी, न कभी कोई शिकायत दर्ज हुई। सुबह जब उसकी ड्यूटी शुरू होनी थी, वो वहां मौजूद नहीं था। पहले सबने सोचा शायद थोड़ा लेट हो गया होगा, लेकिन जब पूरे महल में खोजबीन हुई और उसका कोई पता नहीं चला, तब सैनिकों ने ये बात महल के प्रधान को बताई। प्रधान ने बिना समय गवाए ये खबर अकबर तक पहुंचा दी। अकबर सुबह अपने बाग में बैठे इत्र की खुशबू से भरे गुलाबों के बीच चाय पी रहे थे, जब प्रधान ने आकर उन्हें बताया, जहांपनाह, शमसू दिखाई नहीं दे रहा है। वो सुबह से गायब है। अकबर ने चाय का प्याला नीचे रख दिया। उनकी आंखों में चिंता उतर आई। कब से? फजर की नमाज के बाद से, हुजूर। क्या उसके कमरे में देखा? क्या उसका सामान वही है? जी, सब कुछ जस का तस है, बस वो खुद नहीं है। अकबर उठ खड़े हुए। उनके मन में कई सवाल थे। एक भरोसेमंद नौकर अचानक क्यों गायब होगा? क्या वो भाग गया? क्या किसी ने उसे उठा लिया? या इससे भी बड़ी कोई साजिश चल रही है? अकबर ने तुरंत एक आदेश दिया, बीरबल को भेजो, अभी तुरंत। कुछ ही देर में बीरबल बाग में पहुंच गए। अकबर ने सारी घटना उन्हें समझाई। बीरबल ने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, पहली नजर में कोई छोटा कारण नहीं लगता। या तो शमसू खुद कही गया है, या फिर उसे कोई ले गया है। लेकिन असल बात उसके कमरे की जांच से पता चलेगी। दोनों शमसू के कमरे की ओर बढ़ चले। कमरा साधारण था। एक खाट, एक संदूक, कपड़ों का छोटा ढेर और कोने में पानी रखने का मटका। सब सामान्य लग रहा था। लेकिन बीरबल की नजर अचानक खिड़की के पास पड़े कुछ गंदे निशानों पर पड़ी। ये कब के हैं? बीरबल ने पूछा। सैनिक बोले, हमें नहीं पता। रोज सफाई होती है, पर आज ये निशान दिख रहे हैं। बीरबल नीचे झुके। निशान मिट्टी जैसे थे, जैसे कोई भीगा हुआ जूता लगाकर गया हो। बीरबल थोड़ी देर खामोश रहे, फिर धीरे से बोले, जहांपनाह, अगर शमसू कहीं खुद गया होता तो खिड़की से जाने का सवाल ही नहीं होता। कुछ है, कोई राज छुपा है। अकबर अब और गंभीर हो गए। बीरबल ने आदेश दिया कि शमसू के करीबियों को बुलाया जाए। पहले आए सलीम, जो रसोई में काम करता था। बीरबल ने पूछा, शमसू ने कल कुछ कहा था? सलीम हिचकिचाया, हुजूर, उसने बस इतना कहा था कि उसे कुछ दिनों से कोई देख रहा है। कौन? उसने नहीं बताया। बस कहा, रात को परछाई सी दिखती है। महल में हल्की फुसफुसाहट फैल गई। फिर बारी आई दूसरे नौकर तौसीफ की। शमसू रात को अक्सर बाहर जाता था? नहीं हुजूर, वो तो नमाज पढ़कर सो जाता था। बहुत शांत आदमी था। फिर बीरबल ने पूछा, क्या वह किसी से दुश्मनी रखता था? नहीं, पर 2 दिन पहले उसकी किसी अजनबी से हल्की कहासुनी हुई थी। अजनबी? हाँ, महल के बाहर का कोई आदमी था। चेहरा साफ नहीं देखा गया। बीरबल की नजर और तीक्ष्ण हो गई। अब कहानी में सस्पेंस गहराने लगा था। बीरबल महल के पीछे वाले दरवाजे पर गए। वो दरवाजा अक्सर सामान लाने वाले उपयोग करते थे। उन्होंने जमीन पर ध्यान से देखा। वहां भी गहरे जूतों के निशान थे, जो महल की दीवारों की ओर जा रहे थे। लेकिन एक बात अजीब थी। निशान आधे थे, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में भागा हो। बीरबल ने एक सैनिक से कहा, इन निशानों का पीछा करो, शायद ये हमें शमसू तक ले जाएं। निशान थोड़ा आगे जाकर गायब हो गए। जमीन सख्त थी,
इसलिए मिट्टी के निशान नहीं बन पाए। लेकिन एक और चौंकाने वाली चीज मिली। सूखी घास पर एक छोटा सा कपड़ा का टुकड़ा फंसा हुआ था। बीरबल ने उसे उठाया। कपड़ा साधारण था, जैसे गरीब लोग पहनते हैं, लेकिन गंध हल्की सी अजीब थी, जैसे किसी दवा या तेल की। ये वही अजनबी का कपड़ा हो सकता है, बीरबल ने कहा। बीरबल ने पहरेदारों से रात की ड्यूटी के बारे में पूछा। एक पहरेदार ने बताया, रात को करीब तीसरे पहर किसी ने महल के पीछे कुछ हलचल की आवाज सुनी थी, लेकिन जब हम पहुंचे तो कुछ नहीं था। तुमने देखा नहीं कि कोई भागा? नहीं हुजूर, अंधेरा था, लेकिन मुझे लगा जैसे दो लोग फुसफुसा रहे हों। अब बात गंभीर हो गई। इसका मतलब शमसू अकेला नहीं था, कोई दूसरा भी था। दो लोग, खिड़की के पास जूतों के निशान, अजीब कपड़ा, फुसफुसाहट, कुछ तो बड़ा राज था। बीरबल ने शमसू के कमरे को एक बार फिर बहुत ध्यान से खंगाला। इस बार उनकी नजर संदूक के नीचे कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उन्होंने उसे निकाला। वो एक छोटी चांदी की गोली, छेद वाली, जैसे मंदिर या दरगाहों में इस्तेमाल होती है। ये शमसू की चीज नहीं लगती, बीरबल ने कहा। इसका मतलब कोई और उसके कमरे में आया था। लेकिन क्यों? क्या खोज रहा था? क्या शमसू के पास कोई राज था? ये सोचकर बीरबल ने संदूक खोला। सारे कपड़े ठीक ठाक थे, लेकिन अंदर एक कोने में मिट्टी का थोड़ा सा चिन्ह था, ताजा मिट्टी। शमसू खेती नहीं करता, उसके कपड़ों में ताजा मिट्टी कैसे? कुछ तो था जो शमसू छुपा रहा था, और शायद वो उसी राज की वजह से गायब हुआ। बीरबल ने फैसला किया कि महल से बाहर जाकर भी जानकारी जुटाई जाए। कुछ ही देर में वो शहर के व्यस्त बाजार पहुंचे। उन्होंने वहां के दुकानदारों से पूछा, क्या इधर कहीं कोई अजनबी घूमता दिखा था? एक मसाला व्यापारी बोला, हाँ हुजूर, परसों एक आदमी आया था। कपड़े फटे हुए, शरीर पर मिट्टी लगी थी। उसने अजीब से सवाल किए। किस तरह के? पूछ रहा था, क्या महल में काम करने वाला शमसू नाम का आदमी यहीं से गुजरता है? बीरबल चौकन्ने हो गए। उस आदमी का चेहरा याद है? नहीं हुजूर, उसने आधा चेहरा कपड़े से ढका था। फिर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। एक बर्तन वाले ने बताया, उस अजनबी ने शमसू को 2 दिन पहले यहां देखा था। दोनों आपस में बहस कर रहे थे। अब यह बात साफ हो गई कि शमसू का गायब होना संयोग नहीं था, कोई उसके पीछे पड़ा था। शाम होने से पहले बीरबल बाजार के बाहर वाले पुराने कुएं पर गए, क्योंकि कई लोगों ने बताया था कि अजनबी को आखिरी बार उसी तरफ जाते देखा गया था। कुएं के पास धूल भरी जमीन पर बीरबल ने कुछ पैरों के निशान देखे। वही गंदे जूते, वही गहरी एड़ी के निशान। ये वही आदमी है, बीरबल ने सैनिकों से कहा। लेकिन इसके बाद निशान सीधे शहर से बाहर जंगल की ओर जा रहे थे। जंगल, जहां अक्सर चोर, बदमाश और रहस्यमयी लोग छिपते थे। बीरबल आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक एक बूढ़ा लकड़हारा उनके सामने आया। उसने कहा, हुजूर, कल रात मैंने जंगल के अंदर किसी को घसीटते हुए देखा था, जैसे कोई बेहोश हो। चेहरा देखा? नहीं, अंधेरा था, पर 2 परछाइयां थी। बीरबल की सांस गहरी हुई। अब शक लगभग पक्का था। शमसू को कोई उठा ले गया था। लकड़हारे ने यह भी बताया कि जंगल के किनारे एक पुरानी सराय है, जो अब शायद ही इस्तेमाल होती हो। कई साल पहले वहां संदिग्ध लोग आते जाते थे। बीरबल उसी दिशा में बढ़े। सराय टूट चुकी थी, लेकिन भीतर धूल में ताजे पैरों के निशान थे। बीरबल कमरे से एक मरे देखते गए। एक कमरे में उन्हें मिला एक फटा हुआ कपड़ा और थोड़ी सी वही मिट्टी जिसकी गंध शमसू के कमरे वाली मिट्टी जैसी थी। अब बीरबल का संदेह और मजबूत हो गया। लेकिन तभी सराय के एक कोने से हल्की कराहट की आवाज आई। बीरबल तुरंत उधर दौड़े। सैनिकों ने मशालें जलाई। कमरे के बिल्कुल पीछे, धूल और टुकड़ों के ढेर में, एक आदमी बेहोश पड़ा था।
लेकिन वो शमसू नहीं था, वो वही अजनबी था। अजनबी को पानी पिलाया गया। कुछ देर बाद वो होश में आया। उसने बीरबल को देखकर डरते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उसे बचाने आया था। किसे? बीरबल ने कड़क आवाज में पूछा। शमसू को। उसे कोई और ले गया है। मैं उसे चोरों के हाथ से निकालने आया था। चोर? कौन चोर? अजनबी बोला। जंगल के अंदर एक गिरोह है। वो सोचता है कि शमसू ने महल से कुछ चुराया है। क्या चुराया? अजनबी ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, पर उन्होंने कहा कि शमसू को पता है कि कहाँ खोदा गया सामान छुपा है। बीरबल की आंखें फैल गई। खोदा गया सामान? ताजा मिट्टी? शमसू के कपड़ों पर मिट्टी? अब कहानी का असली मोड़ सामने आ रहा था। लेकिन ये अभी अधूरा था। सिर्फ आधी सच्चाई मिली थी। अजनबी ने बताया कि गिरोह का मुखिया काला समुद्दीन था, एक खतरनाक डाकू जो कई सालों से जंगल में छुपा था। उसने शमसू को उठा लिया है, अजनबी बोले। वो उसे गलतफ हमी में पकड़ कर ले गया है। सोचता है कि शमसू को महल में छुपे खजाने का स्थान पता है। बीरबल ने यह सुनकर गहरी सांस ली। अब मामला महल के नौकर से कहीं बड़ा था। इसमें खजाना, डाकू और गलतफ हमी सब शामिल हो रहे थे। बीरबल ने फैसला किया कि अभी तुरंत जंगल की ओर बढ़ा जाए। रात हो चुकी थी, लेकिन हर पल कीमती था। जंगल में घना अंधेरा था। झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। चारों ओर पेड़ हवा में सरसराते थे। बीच बीच में सैनिकों की मशालें बुझती सी लगती। जंगल एक डरावना एहसास पैदा कर रहा था। लेकिन बीरबल शांत थे। वे लगातार अजनबी के बताए हुए रास्तों को मिलाते जा रहे थे। करीब 2 घंटे पैदल चलने के बाद सैनिकों को दूर एक कमजोर सी रोशनी दिखाई दी। वो थी काला समुद्दीन के गिरोह की आग। सैनिकों ने सरसराहट की आवाजें सुनी। कई छायाएं घूम रही थी। बीरबल ने फुसफुसाकर कहा, सभी चुप रहें, पहले देखना होगा कि शमसू कहाँ है। सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़े। एक पेड़ पर छिपकर उन्होंने नीचे देखा। बीच में आग जल रही थी और 2 डाकू कुछ बोरियां गिन रहे थे। एक बोला, काला समुद्दीन बड़े गुस्से में है, कह रहा है कि अगर शमसू ने सच न बताया तो। दूसरा बोला, पर शमसू बेचारा बार बार कह रहा है कि वो कोई खजाना नहीं जानता। अब बीरबल को यकीन हो गया, शमसू पूरी तरह निर्दोष था। थोड़ी देर बाद बीरबल ने एक डाकू को कहते सुना, उसे अंदर की कोठरी में बांध कर रखा है, वो वही पड़ा है। ये सुनते ही सैनिकों की मुट्ठियां कस गई। पर बीरबल ने हाथ उठाकर कहा, हड़बड़ी मत करो, पहले समझदारी से काम लो। बीरबल ने रणनीति बनाई। उन्होंने 2 सैनिकों को पीछे से जाने को कहा, बाकी को आगे से घेरने को। धीरे धीरे सब अपनी अपनी जगह पहुंचे। फिर बीरबल ने हाथ का इशारा किया। अब सैनिक बिजली की तरह कूदे। कुछ ही मिनटों में डाकुओं का आधा गिरोह पकड़ा गया। बाकी जंगल में भाग गए। सैनिक अंदर की कोठरी की ओर दौड़े। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर बांध कर रखा गया था एक आदमी, लेकिन वो शमसू नहीं था। वो कोई दूसरा ही था। बहुत कमजोर, डरा हुआ, छाती पर चोट के निशान। सैनिकों ने पूछा, तुम कौन हो? शमसू कहाँ है? उस आदमी ने कांपते हुए कहा, शमसू को यहां लाया गया था, लेकिन उसे कल रात ही कहीं और ले गए। काला समुद्दीन कह रहा था कि ये असली आदमी नहीं है। बीरबल कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। शमसू यहां नहीं था, उसे कहीं और ले जाया गया था। लेकिन कहां और क्यों? यही कहानी का असली सस्पेंस शुरू होता है। कोठरी के कोने में बीरबल की नजर कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उन्होंने मशाल पास ले जाकर देखा। दीवार पर मिट्टी से लिखा था, मैं निर्दोष हूं, मुझे धोखे से ले जाया गया है। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो महल के तालाब के पीछे की मिट्टी खुदाई करवाना। शमसू। बीरबल के चेहरे का रंग बदल गया। महल का तालाब, वही ताजा मिट्टी, वही गंध। कुछ बहुत बड़ा राज छुपा था। बीरबल ने तुरंत आदेश दिया
कि सीधा महल लौटना होगा। उन्हें लगा कि शम्सू शायद किसी संकेत पर काम कर रहा था, या वह किसी राज का गवाह था, या उसे किसी ऐसी चीज का पता चल गया था जो महल की सुरक्षा से जुड़ी हो। वापसी के दौरान जंगल में अजीब सन्नाटा था। बीरबल सोचते रहे, शम्सू मिट्टी क्यों खोद रहा था? डाकुओं को क्यों लगा कि उसके पास खजाने की जानकारी है? तालाब की मिट्टी में क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, शम्सू अब कहाँ है? सुबह होते ही बीरबल ने महल के तालाब के पीछे खुदाई का आदेश दिया। कुछ देर बाद मजदूरों ने आवाज लगाई, हुजूर, यहां कुछ मिला है। सब दौड़कर पहुंचे। मिट्टी के अंदर से एक छोटा लकड़ी का डिब्बा निकला। बीरबल ने उसे खोला। अंदर था एक पत्र और एक पुरानी मुहर। पत्र पर लिखा था, अगर ये डिब्बा किसी को मिले तो जान लेना कि महल में कोई विश्वासघाती छिपा है। मैं उसकी सच्चाई उजागर करने वाला था। शायद इसलिए मेरा पीछा किया गया है। मेरी रक्षा कीजिए। शम्सू, अब चीजें उलझती जा रही थी। इसका मतलब यह कोई सामान्य अपहरण नहीं था। शम्सू को महल का कोई आदमी ही फंसाना चाहता था, या वो किसी खतरनाक साजिश का हिस्सा बन चुका था। बीरबल ने मुहर को हाथ में लिया। वो मुहर महल के किसी विभाग की नहीं थी। वो किसी गुप्त संगठन की लग रही थी। अकबर ने पूछा, ये कौन सी मुहर है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहांपनाह, ये मुहर सिर्फ उसी के पास होती है जो महल में बहुत अंदर तक पहुंच रखता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने मुस्कुराता है पर भीतर कुछ और है। अकबर के चेहरे पर चिंता फैल गई। अब बात महज एक नौकर की नहीं थी। महल में एक विश्वासघाती था, एक गद्दार जो शम्सू को रास्ते से हटाना चाहता था। इसी बीच अचानक एक सैनिक दौड़ता आया। हुजूर, शहर के बाहर उसी जंगल की तरफ से धुआं उठ रहा है, और किसी ने बताया है कि उन्होंने शम्सू जैसी शक्ल वाला आदमी जंगल की ओर जाते देखा है। अकेला और घायल। सबके होश उड़ गए। क्या वो शम्सू था? अगर हां, तो वो खुद भाग रहा था, या कोई उसे छोड़ गया, या वो हमें किसी नए सुराग की तरफ बुला रहा था? बीरबल ने बिना समय गवाए कहा, घोड़ों को लाओ, हम अभी निकलते हैं। शम्सू जब महल से दूर जंगल की ओर भागा, उसकी तन्हाई भारी थी। चोट की वजह से उसका पैर थोड़ा कमजोर था और मन में बेचैनी थी। उसने सोचा, अगर मैं महल वापस जाऊंगा तो लोग मुझे शक की नजर से देखेंगे। अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी बात किसी पर असर नहीं करेगी। वो जंगल के गहरे भाग में गया, जहां आवाजें कम थी। पेड़ों की टहनियां उसके कपड़ों पर खरोंच कर रही थी, और पत्तों की खुशबू में उसकी सांसें थम सी गई थी। रात में वह किसी पुरानी गुजारिश सी याद कर रहा था। तालाब के पास जो मिट्टी में डिब्बा छुपा हुआ मिला था, उसमें जो पत्र था, उससे साफ हुआ कि शम्सू किसी बड़े राज का गवाह था, और वो राज महल के भीतर का था। कोई भरोसेमंद व्यक्ति, कोई ऐसा जो मुस्कुरा कर सबको धोखा दे रहा था। उसी समय उसके मन में एक विचार आया, मैं बागी बनूंगा। ये बागी होना अलग तरह का था। इसका मतलब सिर्फ महल को छोड़ देना नहीं था। शम्सू ने सोचा कि अगर वो महल में बैठे झूठ और दखल का पर्दाफाश करना चाहता है, तो उसे दूसरों की मदद चाहिए होगी, चाहे वे दुश्मन क्यों न हो। जिसने भी उसे ढूंढा, वे इसकी शक्ल बदल सकते थे। या तो उसे पकड़ेंगे या उसे रास्ता दिखाएंगे। और इसी बुनियाद पर उसने ठान लिया कि वो उस काले समुद्दीन और उसके गिरोह तक खुद जाएगा। नास्तिकों की तरह नहीं, बल्कि उनके बीच जाकर उनके मनोभाव और कारण समझेगा। शम्सू ने जंगल के एक छोटे गुहानुमा छेद में रात गुजारी। उसकी आंखों में चिंता के साथ एक ठंडी सी चमक आ गई थी। उसने अपने पुराने कपड़े फेंक दिए और एक साधारण घिरा हुआ सा कपड़ा पहना, जो कि उसे अजनबी जैसा दिखाए। उसने महल की छोटी छोटी यादों को अपने पीछे छोड़ दिया। उनके साथ एक छोटी चाबी भी थी, जो उसने कभी गलती से देखा था। चाबी किसी कमरे या संदूक की नहीं थी। ये किसी तिजोरी की भी नहीं।
ये चाबी किसी ऐसी चीज की थी जो किसी के दिल के पास रखी गई थी। एक प्रतीक, एक निशान शायद। सुबह होने पर शमसू जंगल से बाहर निकला। वो अब महल का वही ठोस नौकर नहीं रहा। अब वो छुपकर चलने वाला, नजरें बदलकर चलने वाला और सवालों से लड़ने वाला शख्स बन चुका था। वो जानता था कि जब वो काला समुद्दीन के पास पहुंचेगा तो उसे लड़ने के बजाय समझना होगा। इसलिए उसने पूछा पुकार कर नहीं, पर धीरे धीरे उन लोगों तक पहुंचा जो जंगल के किनारे के गुमनाम रास्तों पर मिलते। उसने खुद को कहा, बागी वही बनता है जो पहचान को बदल देता है पर मकसद को नहीं। मेरा मकसद सच्चाई है। काला समुद्दीन का गिरोह शहर के बाहर के एक पुराने गोदाम में रुका करता था। शमसू ने पहली बार वहां एक शाम को भटकते हुए देखा। कुछ लड़के लकड़ी कट रहे थे, कुछ बर्तन साफ कर रहे थे, कुछ लोग चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो सबको आदेश दे रहा था। शमसू ने उनसे दूरी बनाए रखी। उसने देखा कि गिरोह के लोग हार्दिक नहीं थे। उनमें भी कोई बेचैनी, कोई चिंता थी। वे सचमुच अपराधी नहीं थे। कम से कम शमसू को ऐसा लगा। उनमें भय था, किसी बड़े आदमी के दबाव का। जब रात गहराई तो शमसू ने छुपकर उन लोगों की बातों को सुना। किसी ने कहा, काले साहब ने कहा है कि शहर के कुछ पुराने कागज दिखाओ, नहीं दिखाए तो अंजाम खराब होगा। किसी ने जवाब दिया, पर वो शमसू क्यों लाए गए थे? उसने कुछ कहा था कि वो निर्दोष है। फिर किसी ने धीमी आवाज में कहा, शायद महल का कोई आदमी ही उसे फंसाने की कोशिश कर रहा है। वही लोग हमारी समस्याएं बढ़ाते हैं। शमसू को यह सुनकर अजीब सी राहत मिली। कहीं न कहीं उनकी बातों में इंसानियत थी। पर उसने सोचा, अगर मैं इन लोगों के साथ खुलकर चला गया तो वे मुझे पकड़वा देंगे। पहले मेरा काम समझना है। अगले दिन शमसू ने गिरोह के पास कुछ काम करके अपनी उपस्थिति जताई। उसने उनके साथ लकड़ियां उठाई, बर्तन मांजे, आग रखी। धीरे धीरे उसकी मदद ने उन्हें प्रभावित किया। एक जवान डाकू, जिसका नाम हाफिज था, शमसू की मदद देखकर कहने लगा, तुम शांत हो, तुम्हारी नजरों में कुछ अलग है। शमसू ने झूठ नहीं बोला, पर उसने सब कुछ खुला रखा भी नहीं। उसने कहा, मैं कुछ ढूंढ रहा हूं, कुछ सच, जिसके कारण लोग परेशान हैं। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। वही बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रसूल था, शमसू को पास बुलाया। रसूल ने कहा, हम लोग बहुत दिनों से लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सच है वो हम दिखा नहीं पाते। शहर के कुछ अमीर लोग हम पर ऐसे इल्जाम लगाते हैं जिनका कोई तवज्जो नहीं। पर तुम क्यों आ गए? महल के नौकर, तुम तो उनकी तरफ थे। शमसू ने धीरे से कहा, मुझे भरोसा तो नहीं मिलेगा, पर मुझे सच चाहिए। अगर तुम जानो कि कोई निर्दोष को फंसा रहा है तो मुझे उसकी मदद करो। रसूल ने आंखों में कुछ सोच लिए और कहा, ठीक है, पर याद रखो, अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें हमारी शर्तों को मानना होगा। और हमारी शर्त है, सच्चाई को छिपाना नहीं। और अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो वो अलग बात है। रसूल की बातों में कुछ तीखापन था, पर साथ ही मानवता भी थी। शमसू ने उस शर्त को मान लिया। इसी तरह धीरे धीरे शमसू गिरोह में घुल गया। नौकर की चालाकी बदलकर बागी की समझ बन रही थी। कुछ दिन बाद शमसू को काला समुद्दीन के सामने पेश किया गया। काला समुद्दीन भारी बदन और तीखी आंखों वाला आदमी था। उसके चेहरे पर कई शिकने थी। उसने सवाल किया, तुम कौन हो? महल का नौकर? शमसू ने धीरे कहा, मैं वही शमसू हूं, पर मैं आपकी तरह नहीं हूं। काला समुद्दीन हंसा, तुम महल की बातें कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए? शमसू ने आंखों में ठहराव के साथ कहा, सच्चाई। काला समुद्दीन की नजरें कुछ देर के लिए जमी। फिर उसने कहा, सच्चाई की कीमत होती है। अगर तुमने सच्चाई की कीमत चुकानी है तो बताओ, तुम्हारे पास क्या है? शमसू ने कोई बड़ा खुलासा नहीं किया। उसने कहा, मुझे उसी चीज का पता था जिसके लिए आप लोग मुझे पकड़ना चाहते थे।
तालाब के पीछे जो खजाना था और जो महल के भीतर कुछ लोग छुपा रहे थे। पर मैं निर्दोष हूं, और अगर तुम सच में मेरी मदद करोगे तो हम मिलकर ऐसे लोगों का सामना कर सकते हैं जिनके चेहरे मासूम हैं पर इरादे गहरे हैं। काला समुद्दीन ने धीरे से कहा, अच्छा, तुम बहादुर हो, पर यह समझ लो, मेरी दुनिया में बहादुरी का मतलब अपनी जान छोड़ना होता है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम हमें सच बताओगे तो हम भी तुम्हें बचाएंगे। शमसू ने उस पल महसूस किया कि अब विरोधियों के बीच उसकी जगह बन चुकी थी। वो महल के खिलाफ नहीं, पर कुछ अन्याय के खिलाफ था। और साथ ही उसे ये भी एहसास हुआ कि दुश्मन भी इंसान होते हैं और उनकी स्थितियां जटिल होती है। गिरोह और शमसू ने मिलकर योजना बनाई। रसूल ने कहा, हम महल पर हमला नहीं करेंगे, हम बहादुरी से काम करेंगे। हम उस व्यक्ति को बेनकाब करेंगे जो महल का भरोसा खोखला कर रहा है। शमसू ने कहा, मुझे एक मौका चाहिए महल में जाने का। काला समुद्दीन ने कहा, हम तुम्हें दुर्बल बनाकर भेजेंगे ताकि तू फिर से नौकर की तरह दिखे। पर इस बार तुम्हारे साथ कुछ हमारे लोग भी भेजे जाएंगे जो तुम्हारी मदद करेंगे। योजना कुछ ऐसी बनी, शमसू फिर महल में दाखिल होगा, पर अब उसकी नजरें बदल चुकी होंगी। उसकी हरकतें पहले जैसी नहीं दिखेंगी। वो अंदर की बातों को सही तरीके से सुनकर बाहर भेजेगा। गिरोह के लोग महल के बाहर स्थिति बनाए रखेंगे ताकि जो भी कदम उठे उसे देखा जा सके। और सबसे अहम, वे उस मुस्कुराते हुए चेहरे पर निगाह रखेंगे जो अंदर कहीं छिपा हुआ था। शमसू महल पहुंचा तो उसने वही पुराने रास्ते अपनाए। उसका दिल थाम कर था। कुछ लोग उसे देखते ही चौंक गए। उसका चेहरा अब भरासा लग रहा था, पर आंखों में अब कुछ अलग ठहराव था। उसने अकबर और बीरबल से मुलाकात की, पर बातचीत सतही थी। बीरबल ने उसकी आंखों में कुछ देखा, एक अजनबी सी चमक। पर बीरबल चुप रहा। वो अपनी सूझबूझ से सब कुछ देखना चाहता था, खुलकर नहीं बोलना चाहता था। शमसू ने अपनी सूचना धीरे धीरे इकट्ठा करनी शुरू की। किसने किससे बातचीत की, किसने किसे बड़ी देर से देखा, किसने किससे तेल की बोतल ली। छोटी छोटी बातें जिनसे बड़ा सच बनेगा। कुछ दिन ऐसे बीते जिनमें शमसू ने छोटे छोटे संकेत एकत्र किए। उसने देखा कि महल का एक मुखिया जो हमेशा सपनों की बातों में मुस्कुराता था, अचानक कुछ रातों से अजीब तरह से परेशान रहता था। वही व्यक्ति कुछ समय पहले तालाब के पास भी गया था। शमसू के मन में शक पनपा, क्या वही वो व्यक्ति है जिसने मुझे फंसाया? पर उसने अपनी आवाज दबाए रखी। दूसरी ओर शहर में भी फुसफुसाहटें बढ़ी। कभी किसी ने कहा कि महल में ही कोई छुपा खजाना रखता है, तो कभी किसी ने बताया कि डाकू भी शहर के अंदर कुछ पूछताछ कर रहे हैं। एक रात शमसू ने खाना पर काम करते हुए सुना कि दो अधिकारियों की लंबी चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा, अगर वो चिट्ठी बाहर पड़ी तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। शमसू के मन में अचानक उस पत्र की तस्वीर आई जो तालाब से मिला था। उसे याद आया कि पत्र में शमसू ने लिखा था, कोई भरोसेमंद अंदर है। क्या वही चिट्ठी महल के किसी बड़े आदमी के लिए खतरा थी? अगर हां, तो कब तक वो छुपा रहेगा? गिरोह ने महल के बाहर से ऐसा इंतजाम किया कि अधिकारी जो शक के घेरे में थे, शहर से बाहर एक यात्रा पर चले गए। उनकी गैरमौजूदगी में शमसू ने एक मौका पाया। उस रात उसने बिना किसी शोर के तालाब के पीछे फिर खुदाई करवाई। ये समय था। शमसू के साथ दो गिरोह के लोग भी थे, पर उन्होंने खुद को छुपाया रखा ताकि अंदर कोई शक न करे। मिट्टी के नीचे फिर वही डिब्बा निकला। इस बार उसमें पत्र के साथ एक और कागज मिला, एक पन्ना जिस पर किसी का नाम लिखा था और कुछ तारीखें। शमसू ने देखा, नाम वही था जो अक्सर महल के भीतरी अधिकारी के साथ जुड़ा होता था, और तारीखों पर कुछ नोट, जिससे साफ था कि कुछ सामान समय समय पर हिलाया गया था। ये बड़ी उपलब्धि थी, पर साथ ही खतरा भी बड़ा था। शमसू समझ गया कि अगर ये खुला तो महल में हलचल होगी और कुछ लोग सजा पाएंगे। पर वो ये भी चाहता था
कि सच सामने आए। यही उसके बागी बनने का उद्देश्य था, सिर्फ खुद की रक्षा नहीं, सच्चाई की रक्षा। अगले ही दिन महल में सुराग के लीक होने की अफवाह फैल गई। कुछ लोग चुपके से मिल रहे थे। अकबर ने आदेश दिया कि अंदर की जांच और तेज की जाए। बीरबल ने शांति से देखा और सोचा कि खेल अब ज्यादा पेचीदा हो रहा है। काला समुद्दीन ने बाहर से कुछ संकेत दिए कि अब समय आया है कि वे सुमन रूपी चाल चलें। पर सबको पता नहीं था कि शमसू का दिल किस तरह से धड़क रहा था। वो जानता था कि अगला कदम अगर गलत हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, और सही हुआ तो सच्चाई असल में उजागर होगी। रात को अचानक एक लंबी शोरगुल हुई। किसी ने महल के अंदर एक ताजा तलाशी की गूंज उठाई। किसी ने कहा कि एक बड़ा आदमी गायब है। किसी ने कहा कि एक संदिग्ध दस्तावेज चोरी कर लिया गया। हर तरफ हड़कंप छा गया। शमसू की वापसी महल के लिए राहत की बात नहीं थी, बल्कि और भी बड़ा डर लेकर आई थी। हर किसी की आंखें उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो किसी गहरी खाई से निकलकर आया हो। उसकी पहले वाली शांति अब नहीं थी। उसके चेहरे पर नई कड़वाहट थी, मन में बोझ था, और चलने के अंदाज में एक अजीब सी सावधानी। उसके आते ही महल में सवालों का तूफान उठ गया। वो कहाँ गया था? क्यों गायब हुआ? क्या वह किसी गिरोह से मिला था? पर असली सवाल सबसे खतरनाक था। क्या शमसू अब महल के लिए खतरा तो नहीं? अकबर ने उसे देखा तो उनके मन में दो भाव थे। एक राहत कि वो जीवित है, दूसरा शक कि वो अब वही व्यक्ति नहीं रहा। बीरबल शमसू को दूर से देख रहे थे। उनकी तीखी आंखों ने नोट किया, शमसू पहले से ज्यादा चुप है। वो लोगों से आंख मिलाने से बच रहा है। उसके पैर में हल्का सा दर्द है, और सबसे बड़ी बात, वो अब चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान से देख रहा है। ये संकेत था कि शमसू कुछ छुपा रहा है, और शायद उसके पास ऐसी जानकारी है जिसे वो बताना नहीं चाहता। महल के लोग अभी शमसू की वापसी को समझ भी नहीं पाए थे कि एक और खबर आ गई। एक बड़ा अधिकारी अचानक गायब है। वही अधिकारी जो अक्सर देर रात तालाब के आसपास दिखता था, जो अक्सर महल के रिकॉर्ड चेक करता रहता था, जिस पर शमसू को पहले से शक था। उसके गायब होने से महल में अफरातफरी मच गई। लोग बोलने लगे, शायद शमसू ने उसे कुछ बता दिया। शायद अधिकारी ही असली गद्दार था। शायद दोनों एक साथ मिले हुए थे। हर तरफ डर था, संदेह था, और फुसफुसाहटें थी। लेकिन असली सन्नाटा उस समय छा गया जब एक सैनिक भागता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, शहर के बाहर जंगल में कुछ अजीब निशान मिले हैं। बीरबल तुरंत वहां गए। जंगल की मिट्टी पर दो तरह के पदचिन्ह थे, एक तेजी से भागते हुए किसी आदमी के, और दूसरे किसी घायल शख्स के जो लड़खड़ाकर चलता हो। क्या यह अधिकारी था? क्या वह किसी से भाग रहा था, या किसी के पीछे जा रहा था? बीरबल के दिमाग में लगातार सवाल घूम रहे थे। शमसू महल में था, पर लगता था उसका मन अभी भी जंगल में ही अटका हुआ है। वो महल की हर आवाज पर चौंक जाता। रात में उसकी नींद अक्सर टूट जाती। वो अचानक गलियों में किसी के कदमों की ओर देखता और फिर नजर झुका लेता। इतने सालों का शांत नौकर अब एक अलग इंसान बन चुका था। एक दिन बिरबल ने उससे पूछा, शमसू, तुम्हारे मन में कुछ है? तुम पहले जैसे नहीं रहे। शमसू ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सुना है। जंगल में ऐसी बातें पता चली जिन्हें संभालना मेरे लिए आसान नहीं है। कौन सी बातें? बीरबल ने शांत स्वर में पूछा। शमसू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी चुप्पी बीरबल के लिए सब कुछ कह रही थी। बीरबल ने गहरी सांस ली और सोचा, इस आदमी के अंदर कुछ टूट चुका है और कुछ नया बन चुका है। यही नया हिस्सा मुझे डराता है। शमसू अंदर से बदल चुका था। वो अब सिर्फ नौकर नहीं था, वो अब बागी था। और बागी आदमी कभी अकेला नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई होता ही है। बीरबल जानते थे कि शमसू दुश्मनों से मिला था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि शमसू अब भी उन दुश्मनों से जुड़ा हुआ है।
कुछ दिनों में शहर में फिजा अजीब हो गई। लोगों ने कहा, रात को कुछ अजनबी शहर में घूम रहे हैं। जंगल में फिर रोशनी देखी गई है। काला समुद्दीन की टोली शहर में कुछ खोज रही है। बीरबल ने तुरंत गुप्त सैनिक भेजे। उन्होंने बताया, सर, कई बार हमें लगा कि कोई हमारी गतिविधियों को दूर से देख रहा है, और खास बात, वे हमेशा महल की खिड़कियों की ओर देखते हैं। क्या वे शमसू को ढूंढ रहे हैं? क्या वे महल पर नजर रख रहे हैं, या वे किसी अपने आदमी को इशारे दे रहे हैं? हर बात शक भरी थी। उसी रात एक और चौंकाने वाली घटना हुई। महल के पीछे किसी ने दीवार पर एक निशान बनाया था। न कोई इशारा, न कोई शब्द, न कोई संकेत, बस एक साधारण सी खरोंच, जो देखने में तो बेकार थी, पर वो इतनी जगह बनी थी कि समझ आता था, शायद ये कोई पहचान का तरीका है। बीरबल ने इसे तुरंत नोट किया। शमसू को भी बुलाया। शमसू ने निशान को देखते ही आंखें चुरा ली। बीरबल ने देख लिया, शमसू को ये निशान पहचानता है, लेकिन शमसू ने कुछ नहीं कहा। गायब अधिकारी के कमरे की तलाशी जारी थी। उसके कमरे से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में अजीब बातें थी। महल के अंदर कुछ गुप्त रास्ते, तालाब के पास होने वाली पुरानी खुदाई, और कई बार लिखा गया एक वाक्य, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि असली चीज कहाँ है। असली चीज क्या था वो? इसी डायरी के पीछे के पन्ने में लिखा था, महल का एक नौकर बहुत ज्यादा जाने लगा है, उसे रोकना होगा। नौकर? कौन? क्या शमसू या कोई और? ये डायरी पढ़कर बीरबल की आंखें संकरी हो गई। वे अब पूरी तरह समझ गए थे कि महल में सिर्फ साधारण चोरी या झगड़ा नहीं, बल्कि कुछ बहुत गहरी साजिश चल रही है। रात को जब पूरी दुनिया सो जाती थी, शमसू अपने कमरे से धीरे धीरे निकलता था। एक रात एक पहरेदार ने उसे छुपकर महल से बाहर जाते देख लिया। उसने बीरबल को बताया। बीरबल ने उस रात उसका पीछा किया। शमसू महल से कई गली दूर चला गया। वो एक पुराने टूटे घर के पीछे गया, और तभी एक आदमी अंधेरे से बाहर आया। वो गिरोह का सदस्य था। दोनों की बातचीत धीमी थी, पर कुछ शब्द बीरबल ने साफ सुने। हमारा काम पूरा होगा या नहीं? तुम्हें भीतर से सारा पता भेजना है। हमें उस आदमी को ढूंढना है जो गायब हुआ है, और याद रखना, महल में अभी भी खतरा है। बीरबल का दिल धक से रह गया। शमसू अब सिर्फ बागी नहीं था, वो अब महल और गिरोह के बीच का पुल बन चुका था। ये बात अकबर तक पहुंचाना खतरनाक था, क्योंकि शमसू को पकड़ने से पहले अंदर की साजिश का असली चेहरा सामने लाना जरूरी था। बीरबल ने महल के तहखानों की जांच शुरू करवाई। वहां धूल में ऐसे निशान मिले जैसे कोई भारी चीज पिछले कुछ दिनों में खिसकाई गई हो, और उस पर ताजा मिट्टी लगी थी। क्या ये वही मिट्टी थी जो शमसू के कपड़ों पर थी? वही मिट्टी जो तालाब के पीछे मिली थी? वही मिट्टी जिसके बारे में गिरोह पूछ रहा था? बीरबल का दिल अब तेज धड़कने लगा। वो समझ रहे थे कि तहखाने में कुछ ऐसा छुपा है जो शमसू को भी पता है, और गिरोह को भी। पर क्या? उन्होंने आगे की जांच तभी रोक दी क्योंकि हवा में कदमों की आवाज आई। कोई छुपकर तहखाने का पीछा कर रहा था। बीरबल ने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, लेकिन कुछ था, कुछ जो उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ जंगल में काला समुद्दीन और उसके लोग भी बेचैन हो रहे थे। उनके जासूसों ने बताया, शमसू अब खुलकर महल में घूम रहा है। अधिकारी की डायरी मिल चुकी है। महल का कोई इंसान हम पर नजर रख रहा है। काला समुद्दीन ने कहा, सच्चाई महल में छुपी है, और उसे निकालने के लिए शमसू हमारा सबसे जरूरी आदमी है। पर उसके एक आदमी ने पूछा, लेकिन क्या शमसू भरोसेमंद है? काला समुद्दीन ने धीमे स्वर में कहा, नहीं, पर वो जरूरी है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, और हम उसे पकड़ भी नहीं सकते। उसे सच्चाई तक पहुंचने दो। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। शमसू अब दो दुनियाओं के बीच फंस चुका था। महल उसके लिए घर था, लेकिन वहां अब विश्वास नहीं था।
गिरोह उसकी मदद कर रहा था, पर उनमें खतरा भी था। शमसू रात को महल की छत पर जाकर अकेला बैठता। पेड़ों की हल्की हवा चलती। कभी कभी वो नीचे सैनिकों के कदम सुनता। उसका दिल कहता, सच बताओ। उसका डर कहता, बताओगे तो बच नहीं पाओगे। उसका बदला कहता, जिन्होंने तुम्हें फंसाया उन्हें छोड़ना नहीं। और इसी उलझन में वो हर दिन और गहरे धंसता गया। एक सुहानी सुबह सैनिकों ने बताया, जहांपनाह, महल में रात को एक और घटना हुई है। बीरबल वहां पहुंचे। एक कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। कुछ दस्तावेज गायब थे। कुछ चीजें जमीन पर फेंकी हुई थी। और सबसे डरावना, खिड़की के पास खून के छींटे थे। क्या किसी ने हमला किया? किस पर? क्यों? महल में चर्चा फैल गई। क्या शमसू ने किया? क्या गिरोह का कोई आदमी अंदर आया? क्या गायब अधिकारी वापस लौटा? उस कमरे की दीवार पर एक छोटी सी खरोंच थी, ठीक वैसी जैसी महल की बाहरी दीवार पर मिली थी। ये संकेत था। वही लोग थे। बीरबल का दिमाग अब तेजी से दौड़ने लगा। और तभी एक सैनिक भागता हुआ आया। हुजूर, तालाब के पास एक आदमी मिला है। जिंदा है, पर बेहोश है। सब लोग वहां दौड़े। वो आदमी तालाब के किनारे गिरा था। कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर खरोंचे थी और गले में चोट का गहरा निशान। वो वही गायब अधिकारी था। लेकिन उसके होश आने से पहले उसने सिर्फ एक शब्द कहा, शमसू, और बेहोश हो गया। तालाब के पास जो घायल अधिकारी मिला था, उसे तुरंत महल की दवाई घर में ले जाया गया। वो पूरी तरह होश में नहीं था। उसकी सांसें भारी थी और गले पर चोट एकदम साफ थी, जैसे किसी ने उसे पकड़कर दबाया हो। बीरबल उसकी नजरें, उसका चेहरा, उसकी चोट, सब ध्यान से देख रहे थे। एक पल के लिए अधिकारी ने आंख खोली और सिर्फ एक नाम बोला, शमसू, और फिर बेहोशी में चला गया। महल के कई लोग ये सुनते ही घबरा गए। क्या शमसू ने उस पर हमला किया? क्या शमसू सच में बागी बन गया? क्या वो गिरोह के कहने पर सब कर रहा है? लेकिन बीरबल के मन में एक और विचार उठ रहा था। अगर शमसू हमला करता, तो क्या वह इस तरह छोड़कर जाता? क्या वह अपने ही खतरे को बढ़ाता? या ये सिर्फ अधिकारी का डर था? बीरबल पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। उनकी नजरें गहरी थीं और सवाल और भी गहरे। शमसू ये खबर सुनकर चौंक गया था, पर उसके चेहरे पर कोई साफ डर नहीं था, बस एक अजीब सा खोया हुआ भाव। महल के लोगों ने उसे घेर लिया। तुम रात कहाँ थे? तुमने अधिकारी को देखा? तुम उस जगह क्यों गए थे जहां हमला हुआ? शमसू ने सबको एक एक कर देखा और फिर वो खामोश हो गया। उसकी चुप्पी ने और भी शक बढ़ा दिया। लेकिन सच ये था कि शमसू बोलने में झिझक नहीं रहा था। वो अपने मन की लड़ाई में उलझा हुआ था। उसकी आंखें बताती थी कि उसने बहुत कुछ देखा था, पर वो बता नहीं पा रहा था। क्यों? या तो वो डर रहा था, या वो किसी की रक्षा कर रहा था, या वो किसी और को बचाना चाहता था। अब महल में लोग दो तरह में बंट चुके थे। कुछ उसे दोषी मान रहे थे और कुछ कहते थे कि शमसू निर्दोष है और कोई उसे फंसा रहा है। अकबर ने शांति से आदेश दिया, जांच बिना किसी निष्कर्ष के नहीं होगी। बीरबल, ये काम तुम्हारा है। बीरबल उसी रात महल के तहखाने में गए। वो जगह शांत थी। हवा में नमी और हल्की मिट्टी की महक थी। उन्होंने देखा कि वही भारी वस्तु सरकाने के निशान अब और भी साफ थे। ये बहुत हाल की हरकत थी और ऐसी भारी चीज एक व्यक्ति अकेला नहीं हिला सकता। इसका मतलब है कि इसमें 2 या 3 लोग शामिल थे। बीरबल के मन में ख्याल आया, क्या शमसू ने किसी के साथ मिलकर ये किया, या कोई और इन सबका असली सूत्रधार है? तभी उन्हें एक कोने में हल्की खुरचाई मिली, जैसे किसी ने दीवार पर कुछ खरोंचा हो। वो खरोंच वही थी जो बाहर की दीवार पर मिली थी और वही जो अधिकारी के कमरे में मिली थी। एक ही तरह का निशान, 3 अलग अलग जगहों पर। यह किसी गुप्त इशारे जैसा था।
न शब्द, न कोई चिन्ह, बस एक खरोंच। पर उसका होना ही बहुत बड़ा संकेत था। बीरबल ने सोचा, ये खरोंच शायद उन लोगों का तरीका है जो एक दूसरे को संकेत देते हैं। पर यह काम कौन कर रहा है? शमसू उसी रात अपनी खिड़की पर बैठा था। उसकी आंखें थकी हुई थी, चेहरा झुका हुआ था। जंगल की दिशा से आती हवा उसके मन में उथल पुथल पैदा कर रही थी। वो खुद से बातें कर रहा था। अगर मैं सच बता दूंगा तो वो लोग क्या करेंगे? अगर मैं चुप रहूंगा तब भी खतरा है। महल में कोई है जो मुझे खत्म करना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो गिरोह अभी भी उसके पीछे है या वे अब उससे दूरी बनाने लगे हैं? तभी नीचे से हल्की आवाज आई, कदमों की धीमी आहट। शमसू खिड़की से झांकता है। कोई काले कपड़ों में खड़ा है और वो खिड़की की ओर इशारा करता है। शमसू का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वो गिरोह का आदमी है? क्या वो उसे लेने आया है या उसे धमकाने? कुछ भी साफ नहीं था। उस व्यक्ति ने सिर्फ एक बार हाथ हिलाया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। शमसू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बीरबल को अगले सुबह जानकारी मिली कि महल की एक पुरानी दीवार में छिपा हुआ एक छोटा दरवाजा पिछले कुछ दिनों में इस्तेमाल हुआ है। वो दरवाजा बहुत सालों से बंद था, पर अब उसके किनारे पर खरोंच थी और मिट्टी हटाई गई थी। ये वही मिट्टी थी जो तहखाने में थी, वही जो तालाब के पास थी, वही जो शमसू के कपड़ों पर थी। अब तो बात बिल्कुल साफ थी। शमसू इस दरवाजे के पास गया था, या कोई जिसने शमसू को फंसाना चाहा, या कोई जो शमसू को नियंत्रित कर रहा था। जब बीरबल ने दरवाजा खोला तो अंदर एक लंबा अंधेरा रास्ता निकला जो सीधा बाहर जंगल की ओर जाता था। किसी ने यह रास्ता इस्तेमाल किया था और यही रास्ता कई राजों की जड़ था। जंगल के अंदर काला समुद्दीन अपनी टोली के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर गुस्सा और चिंता दोनों थे। उसके आदमी बोले, साहब, महल में हलचल बढ़ चुकी है। शमसू अब उनके बीच है। अधिकारी बेहोश मिला है। काला समुद्दीन ने गहरी आवाज में कहा, जो भी हो रहा है शमसू के बिना पूरा नहीं हो सकता, वो चाहे किसी तरफ हो। पर उसके पास हमारे लिए जरूरी बातें हैं। अगर वो हमें धोखा दे रहा है तो? काला समुद्दीन ने कहा, तब हम उसे बचाएंगे भी नहीं और रोकेंगे भी नहीं, बस सच्चाई तक पहुंचने देंगे, क्योंकि सच्चाई ही उसे हमारे पास वापस लाएगी, चाहे वो चाहे या न चाहे। उसकी बातों का मतलब था। काला समुद्दीन सिर्फ बदमाश नहीं था, वो कुछ और खेल खेल रहा था। और इस खेल में शमसू एक मोहरा भी था और एक कुंजी भी। दाखिले के दूसरे दिन अधिकारी ने धीरे धीरे आंखें खोली। बीरबल उसके पास खड़े थे। अधिकारी बोला, मुझे मुझे एक बात बतानी है। किसने हमला किया? बीरबल ने पूछा। अधिकारी ने धीमी आवाज में कहा, मैं शमसू का पीछा कर रहा था। क्यों? अधिकारी बोला, क्योंकि शमसू को बहुत कुछ पता चल गया था, वो चीज जो महल के कुछ लोगों को पसंद नहीं है। कौन से लोग? अधिकारी का शरीर कांपने लगा। उसकी सांस तेज हो गई। वो लोग। उसने बात पूरी नहीं की। उसका शरीर फिर से बेहोश हो गया। कमरे में फिर वो भारी सन्नाटा छा गया। शमसू पर शक और भी गहरा हो गया, पर साथ ही ये भी साफ था, महल में कोई बड़ा आदमी इसमें शामिल है। तीसरी रात शमसू ने फिर वही आहट सुनी। वो चुपके से बाहर गया, उस पुराने दरवाजे से निकलकर जंगल की ओर चल दिया। उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर वो रुक नहीं सकता था। कुछ दूर जाकर उसे वही गिरोह का आदमी मिला जिसने पहले खिड़की के पास इशारा किया था। वो बोला, हमारा समय कम है, काला समुद्दीन तुमसे मिलना चाहता है। महल में कोई तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाने वाला है। शमसू ने पूछा, कौन? गिरोह का आदमी बोला, पता नहीं, पर तुम किसी के निशाने पर हो। और उसने शमसू को जंगल की ओर खींच लिया। काला समुद्दीन शमसू के सामने खड़ा था।
इस बार उसका चेहरा शांत था, न गुस्सा न क्रोध, बस एक गहरी सोच। वो बोला, तुम अब बीच में फंस चुके हो। महल का कोई तुम्हें खत्म करना चाहता है और महल का कोई चाहता है कि तुम सच उजागर करो। कौन चाहता है ये सब? शम्सू ने पूछा। काला समुद्दीन बोला, अगर मैं बता दूं तो खेल खत्म हो जाएगा। तुम्हें खुद खोजने दो, यही तुम्हारी सुरक्षा का रास्ता है। शम्सू गुस्से में बोला, तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो। काला समुद्दीन हंस पड़ा। नहीं शम्सू, तुम दोनों तरफ से इस्तेमाल हो रहे हो। मैं तो बस देख रहा हूं कि कौन तुमसे पहले खेल जीतेगा। शम्सू की मुट्ठियां कस गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। काला समुद्दीन ने सिर्फ एक बात कही, महल में कुछ ऐसा है जो खोया नहीं, बस छुपाया गया है। और फिर उसने इशारा किया कि शम्सू वापस जाए। महल में उसी रात एक और घटना घटी। तहखाने के दूसरे हिस्से से एक छोटा सा पोटला मिला, जिसमें कुछ पुराने कागज, पुरानी ताला चाबी और कुछ टूटे हुए मोहरे थी। बीरबल ने जब उसे हाथ लगाया तो समझ गए ये वही चीज थी जिसके कारण शम्सू के पीछे लोग पड़े हैं। और कागजों में लिखा था, महल का असली सच तहखानों में है। जिस दिन ये सच बाहर आएगा बहुत से चेहरे गिर जाएंगे। और उसी वक्त एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। हुजूर, शम्सू फिर महल से बाहर गया है, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आया है। अकबर ने महल में तुरंत एक छोटी सी सुनवाई का आदेश दिया। ये सुनवाई सार्वजनिक नहीं थी, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी जिनका नाम या रुख से इस घटना में लेना देना था। बीरबल, कुछ वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक कमान, रसूल और हाफिज, गिरोह के कुछ भरोसेमंद लोग जो अब महल के साथ सहयोग कर रहे थे। और शम्सू। काला समुद्दीन को भी बुलाया गया, पर उसे खुलकर नहीं लाया गया। वो बाहर ही इंतजार कर रहा था, ताकि जैसी भी गवाही आए उसे बाहर से सुन सके। अकबर ने सभा के समक्ष कहा कि वे सारे साक्ष्य, सारे सुराग और जो कुछ भी अब तक मिला है उसे सामने लाएं। बीरबल ने जो देखा, सुना और सोचा वो एक एक करके सबको बताया। हर किस्सा शांत और बहुत सटीक था। किसी भी बात में अतिशयोक्ति नहीं, बस तथ्य और उनका तर्क। सबसे पहले बीरबल ने वो डिब्बा रखा जो तालाब से निकला था। डिब्बे के भीतर जो कागज थे उन पर कुछ पुरानी रिश्वतों की रसीदें, कुछ जमीन के कागज और कुछ ताबीज जैसी चीजें थी। पर सबसे अहम था एक छोटा सा लेख, जिस पर किसी ने बड़े ही ध्यान से लिखा था कि महल के खाने पीने के भंडार में जो सामान आता है उसका कुछ हिस्सा रोजाना गुम हो जाता है, और वो हिसाब दीवार के तहखाने में छिपे एक तख्ते के नीचे लिखा जाता है। ये बात जितनी साधारण लगती थी उतनी ही भयावह थी। इसका मतलब था कि सालों से कुछ लोग महल के सामानों को चुराकर बाहर बेच देते थे और उस पैसे को अपने लिए इस्तेमाल करते थे। ये चोरी बहुत धीमी और सावधानी से होती थी, छोटे छोटे हिस्सों में, ताकि किसी का ध्यान न जा सके। अधिकारी की मिली डायरी और दीवार पर जो खरोंचे थी उनका अर्थ अब स्पष्ट हुआ। डायरी में जिस वाक्य का बार बार जिक्र था, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि असली चीज कहाँ है। वो दरअसल इस चोरी के तरीके का संकेत था। खरोंचे उस समूह की पहचान के छोटे छोटे निशान थे, जैसा कि व्यापारी अपने माल पर निशान लगा देते हैं। ये एक तरह का छुपा हुआ संकेत था, जिससे वे आपस में समझते थे कि किस दिन, किस रात और किस गुप्त रास्ते से सामान निकाला गया। यही निशान तहखाने, अधिकारी के कमरे और महल की बाहरी दीवार पर मिले। इसका मतलब साफ था, वही लोग जो तहखाने में छुपकर माल ले जाते थे, वही संकेत महल के बाहर भी छोड़ते थे, ताकि उनके साथी जान सके कि रास्ता सुरक्षित है। अब मामला सीधे उस आधिकारिक अधिकारी की ओर मुड़ा जिसका नाम कई बार चर्चा में आया था। वो वही था जो हर महीने भंडार का लेखा जोखा देखकर सुखी रहता था। उसी के पास वो ताला लगती थी, उसी के ही पास कुछ चाबियां मिली थी। पर असल बात ये थी कि वो अकेला नहीं था।
इस योजना में महल के अंदर और बाहर दोनों तरफ के कुछ लोग शामिल थे, कुछ छोटे कर्मचारी और एक बड़ा चेहरा जो सबको भरोसा दिलाता था। बीरबल ने वो चाबियां और मोहरें दिखाई और साथ ही तालाब के कागजों पर लिखे उन नामों की सूची भी रखी जो उस अधिकारी से संबंध रखते थे। उन नामों में एक नाम खास था, वही मुस्कुराता हुआ मुखिया जिसे लोग सच्चा और नेक मानते थे। वो मुखिया दरअसल इन चोरियों के पीछे का बौद्धिक अगुवा था। उसने सालों से महल के सौदे और राहत के सामान पर नजर रखी और छोटे छोटे हिस्से चुराकर बाहर बेच दिए। जो पैसे जमा हुए उनसे उसने अपने घर खर्च और अपने दोस्तों के लिए कुछ फायदेमंद काम किए। उसने सोचा था कि किसी तरह वो पकड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि वो सबसे भरोसेमंद दिखता था। शमसू को इस सब का पता कैसे चला? ये वही कड़ी थी जो बाकी सबको समझ में आनी थी। एक रात कुछ महीने पहले शमसू ने गलती से तहखाने का वो हिस्सा देखा जहां कुछ बड़े संदूक रखे जाते थे। उसे कुछ आवाजें मिली। उसने देखा कि वो मुस्कुराता हुआ मुखिया वहां आया और कुछ पत्तल बाहर निकले। शमसू ने ये न समझा कि क्या हो रहा है, पर उसकी नजर में एक डिब्बा गिरा जिसमें छोटे छोटे पैकेट थे। उसकी जिज्ञासा बढ़ी। उसने कुछ बातों का ध्यान रखा और धीरे धीरे ये बात उसके मन में बैठ गई कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने पहली बार किसी से ये बात बताने की कोशिश की तो किसी ने उसकी बातों को हल्के में ले लिया, पर शमसू समझता था कि ये सही नहीं है। उसने दस्तावेजों और मिट्टी के निशान की मदद से खुद ही हाथ पांव बढ़ाए और तहखाने के पास खुदाई करके वो छोटा डिब्बा छुपा दिया, ताकि जब समय आए तो वो सबूत के रूप में दिखा सके। यही वो डिब्बा था जो तालाब के पास खोला गया। मुखिया ने जब महसूस किया कि शमसू कुछ जान गया है तो उसने उसे चुप कराने की प्लानिंग की। यही वो समय था जब उसने गिरोह के एक हिस्से से संपर्क साधा और गिरोह का एक भाग, जो गरीब और दबे हुए लोगों का था, इस काम में फंस गया। मुस्कुराते हुए मुखिया ने गिरोह को बताया कि शमसू वैसे ही माहौल बिगाड़ रहा है और उसे दूर कर दिया जाए। गिरोह ने सोचा कि ये एक मामूली काम है, बस उसे जंगल की ओर ले जाकर डराया धमकाया जाएगा। पर बात बढ़ गई, अफरात फरी हुई और शमसू भाग निकला। अब काला समुद्दीन का सच सामने आया। शहर में वह जिसे डरावना डाकू माना जाता था, असल में वो शख्स था जिसने उन लोगों की आंखें खोली जो शहर की पीठ के पीछे हो रहा था। काला समुद्दीन का गिरोह हमेशा से ही चोरी छिपे काम करने वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि उन गरीबों के पक्ष में था जिनसे वे सामान चुराते थे। उसने देखा था कि महल के कुछ लोग गांवों से आने वाले फसलों, दानों और दानियों को चुरा लेते हैं और अपने निजी लाभ के लिए बेच देते हैं। काला समुद्दीन ने उन सबको रोकने की कोशिश की और जो लोग सच में निर्दोष थे उन्हें बचाया। जब मुखिया ने शमसू को फंसाने का आदेश दिया तो काला समुद्दीन ने उस स्थिति को भांप लिया और शमसू को बचाने की कोशिश की, पर उसने समझा कि अकेले बचाना सही नहीं होगा। उसने रसूलों और अपने भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर योजना बनाई कि कैसे इन गुप्त रास्तों और चोरों के नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। यहां एक बड़ा मोड़ आया। काला समुद्दीन खुद किसी भूतपूर्व सैनिक का दोस्त था और उसके पास महल के आंतरिक मामलों की भी कुछ जानकारी थी। उसने महसूस किया कि ये सिर्फ चोरियां नहीं, बल्कि लोगों की भूख और जरूरतों का सवाल भी है। उसीलिए उसने शमसू की मदद की, न कि ताकि वो महल को नुकसान पहुंचाए, पर ताकि सच सामने आ सके और दोषी सजा पाए। बीरबल ने जो चाल चली वो बेहद बुद्धिमत्ता भरी थी। उसने पहले से ही बातों को जोड़कर देखा और उस खरोंच के संकेत को समझा। फिर उसने महल के भीतर ही एक नकली साक्ष्य रख दिया, ऐसी चीजें जो गद्दार को डराने का काम करें और उसे गलती करने पर मजबूर कर दें। बीरबल ने उस मुस्कुराते मुखिया का भरोसा जीतने का नाटक किया और उसे सहज होने दिया, ताकि वो अपने कुछ साथी के साथ मिलकर कुछ गलत कदम उठाए। अगला कदम था सुनवाई के दिन। बीरबल ने महल के सामने और तहखाने के पास कुछ ऐसे कागज और संकेत दिखवाए
जो सीधे तौर पर उस मुखिया के खिलाफ गए। साथ ही उस दिन काला समुद्दीन के कुछ भरोसेमंद लोग भी मौजूद थे, जो तहखाने के भीतर हुई हर हरकत का बारीकी से वर्णन कर सके। एक एक करके मौके पर मौजूद लोगों ने शपथ लेकर बताया कि कैसे सामान गायब किया जाता था, किस रात कौन आया था और किसे आना जाना था। जब साक्ष्य इतने स्पष्ट हो गए तो मुखिया के पास कोई चारा नहीं रहा। उसने पहले तो इनकार किया, फिर बहाने बनाए, पर जब उसके अपने कुछ करीबी लोग भी गवाही में उलझे और उसके खिलाफ हो गए तो वो टूट गया। उसने सारी सच्चाई बतानी शुरू कर दी। उसने स्वीकार किया कि वो सालों से ये काम कर रहा था। उसने कहा कि उसने शुरुआत में सोचा था कि वो जो कुछ भी ले रहा है वो गरीबों के लिए कुछ कर देगा, पर धीरे धीरे लालच ने उसे घेर लिया। उसने पैसे से अपने रिश्तेदारों को संपत्ति दिलाई और अपने लिए बड़े घर और भंडार जुटा लिए। मुखिया ने यह भी बताया कि उसने क्यों शमसू को निशाना बनाया, क्योंकि शमसू ने गलती से कुछ कागज देख लिए थे और उसने डिब्बा खोजना शुरू कर दिया था। मुखिया ने स्वीकार किया कि उसने गिरोह के कुछ लोगों को इस काम में लिप्त कराया ताकि सच दब सके। उस दिन उसने जो कहा वो उसकी गिरफ्तारी का आधार बन गया। अकबर ने कड़ी सुनवाई के बाद फैसला लिया। उसने मुखिया को सजा दी, पर वो सजा सिर्फ दंड नहीं थी, बल्कि सुधार का रूप भी लेगी। अकबर ने आदेश दिया कि जो सामान चुराया गया था उसे वापस लाया जाए और जहां से वो लिया गया था वहां उसे लौटाया जाए। जिन गांवों और जरूरतमंद परिवारों का भंडार छीना गया था उन्हें पहले स्थान पर मदद दी जाएगी। मुखिया को अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा उन लोगों को लौटाना पड़ा जो उनके कारण परेशान हुए थे, और साथ ही उसे कठोर जागरूकता और सामाजिक सेवा में लगाया गया ताकि वो अपने कृत्यों की भरपाई कर सके। कुछ अन्य छोटे कर्मचारियों को जेल हुई, पर कईयों को शिक्षा और दंड का मिश्रण दिया गया ताकि वे सुधर सकें। काला समुद्दीन और उसके लोगों को माफी मिली, पर उन्हें अनिवार्य रूप से शहर के बाहर के इलाकों में सरकारी अन्न वितरण और सुरक्षा का काम सौंपा गया ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल समाज के भले के लिए कर सकें। रसूल और हाफिज जैसे लोगों को सरकारी छूट दी गई, पर साथ ही उन्हें ये कड़ा दायित्व भी मिला कि वे आगे से किसी अवैध कार्य में सम्मिलित न हों। शमसू की स्थिति अब बदल गई। उसे पहले तो लोग शक की निगाह से देखते थे, पर जब सच सामने आया तो वही लोग उसे नायक की तरह देखने लगे। अकबर ने स्वयं उसके पास जाकर उसे धन्यवाद दिया और कहा कि उसकी निडरता और सच की चाह ने पूरे महल को बड़ी बुराई से बचाया। शमसू को महल में एक नई जिम्मेदारी दी गई। वो अब छोटे बच्चों और नौकरों के लिए सीख कार्यक्रम चलाएगा ताकि लोग ईमानदारी और निष्ठा की महत्ता समझें। शमसू ने भी अपनी गलती स्वीकार की। उसने माना कि उसने जब बचाव के नाम पर चोरी छुपाने का डिब्बा छुपाया था तो वो डर गया था और अधिक झिझक गया था, पर अब वो जानता था कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने कसम खाई कि वो जीवन भर ईमानदारी से काम करेगा और जिन लोगों की लकड़ियां, दाने और राशन छिने गए थे उनके साथ सहयोग करेगा। बीरबल ने अंत में छोटी सी बात कही। उसने सबको याद दिलाया कि किसी भी समाज में अच्छे और बुरे दोनों रहते हैं। जो लोग बाहर से सज्जन दिखते हैं जरूरी नहीं कि वे अच्छे हों, और जो लोग बाहर से डरावने या पकड़ में आने वाले हों जरूरी नहीं कि वे बुरे हों। असल में धर्म, धर्मात्मा और न्याय का मतलब यही है कि हम सच्चाई की खोज करें और फिर समाज को सुधारें, न कि केवल सजाएं। अकबर ने भी यही शब्द दोहराए। उसने महल में नियंत्रण और पारदर्शिता बढ़ाने का आदेश दिया, और यह भी कि भंडारों की नियमित जांच और गांवों के साथ मिलकर काम किया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति मजबूरी में चोरी न करे और न ही कोई अमीर भरोसे का दुरुपयोग करे। अंत में जो हुआ वो सहज और शांतिपूर्ण था। मुखिया ने शर्मिंदगी से अपनी सजा स्वीकार की। उसने उन लोगों से माफी मांगी जिनका जीवन उसने बिगाड़ा था। काला समुद्दीन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि उसने भी कुछ कड़े कदम उठाए थे, पर
सबका मकसद सिर्फ बुराई रोकना था। महल और गांवों के बीच फिर से भरोसा कायम हुआ। अकबर ने बीरबल की बुद्धि की तारीफ की और शमसू को एक नई पहचान दी। नौकर जो बागी नहीं रहा, पर जिसने अपने डर को पार कर सच्चाई का साथ दिया। गिरोह के कुछ सदस्यों को समाज सेवा में लगाया गया, कुछ को शिक्षा दी गई और कुछ को सजा मिली, पर कुल मिलाकर न्याय का पालन हुआ और समाज को सुधारने की राह चुनी गई।